अगर आप मिसक्रेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए। दोस्तों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन का जंगली इलाके से 6 खतरनाक आतंकी हाथों में हथियार लेकर भारत को दहलाने की मंशा लेकर आगे बढ़ रहे थे। ये 6 आतंकी अकेले नहीं थे, इनके साथ बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन बीएसएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था दोस्तों, एक ऐसा जाल तैयार किया था कि आतंकी हर कदम उस जाल में, उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे थे और अंततः उस चक्रव्यूह में फंसकर ये आतंकी खुद तो मरते ही मरते हैं, इनका पूरा नेटवर्क तबाह हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से इस कहानी में ये 6 आतंकी कौन थे और चक्रव्यूह क्या था। दोस्तों, कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मदद करते हैं दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत 6 जून 2026 से होती है। जगह बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और ढाका के गुप्त कमरों में एक मीटिंग चल रहा था। वहाँ आईएसआई के आतंकी सरगना मोहम्मद हाफिज मौजूद था और उसके सामने 6 नए युवक बैठे हुए थे। 6 के चेहरे बता रहे थे कि वो काफ़ी टेंशन में हैं। मोहम्मद हाफिज कहना शुरू करता है कि तुम 6 के 6 लोग चुने हुए लोग हो। अगर तुम मिशन सफल करके भारत से वापस लौटते हो तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी रुपये, पैसे और किसी भी सुविधा की कमी नहीं होगी। तभी एक आतंकी बोलता है कि हाफिज साहब, अगर हम पकड़े गए या मारे गए तो? हाफिज हंसते हुए कहता है कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं और हमारे लिए अपनी जान देते हैं, उसका परिवार कभी अकेला नहीं होता। उसके परिवार के सारी सुख सुविधा का ख्याल हम रखते हैं। तभी दूसरा आतंकी बोलता है जिज्ञासा बस कि हाफिज साहब, हमें करना क्या होगा? हाफिज गंभीर होकर बोलता है, तुम्हें भारत में घुसना होगा। भारत में घुस के भारत के अंदर डर फैलाना होगा। सरकार पर से लोगों का भरोसा तोड़ना होगा। जगह जगह भारत में बम ब्लास्ट करना होगा। हर जगह अफरा तफरी मचानी होगी। दोस्तों, एक आतंकी ये सुनकर काफ़ी गंभीर हो जाता है और खड़ा होकर बोलता है, क्या निर्दोष लोगों का खून बहाना सही है? दोस्तों, ये सुनते ही मोहम्मद हाफिज कुर्सी से एक झटके में उठ खड़ा होता है और गुस्से से अपनी कमर से पिस्तौल निकाल लेता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ सवाल पूछने नहीं बल्कि आदेश मानने आए हो। ये तुम्हारी पहली गलती है। अगर दोबारा किसी ने ऐसी गलती की तो उसे गोली मार दिया जाएगा। दोस्तों, सारे लड़के चुप शांत बैठ जाते हैं। दोस्तों, मोहम्मद हाफिज उन लड़कों पर एक शांत और गंभीर नज़र डालता है और फिर से मुस्कुराते हुए बोलता है कि बच्चों, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अरे कौम के लिए तो लोग हंसते हंसते जान दे देते हैं। अरे सोचो, अगर तुम भारत से जिंदा लौट आते हो तो ज़िंदगी भर ऐश करोगे, रुपये, पैसे और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और अगर सोचो, अगर तुम मारे भी गए तो 72 हूर तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही है। दोस्तों, मोहम्मद हाफिज उन 6 लड़कों का तगड़ा ब्रेन पास करता है और 6 के 6 लड़के भारत में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुखबिर बांग्लादेश से कोलकाता हेडक्वार्टर को एक मैसेज भेजता है। मैसेज सिर्फ 3 शब्दों का था, 6 लोग, बड़ी साजिश, घुसपैठ। दोस्तों, ये इनपुट मिलते ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में हड़कंप मच जाती है। आनंद फानंद में तुरंत मीटिंग बुलाया जाता है और कलकत्ता के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में शामिल थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े बड़े अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान, बीएसएफ के बड़े अधिकारी और कोलकाता पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी। मीटिंग का मुद्दा था कि इस बार बांग्लादेश भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा। घुसपैठ तो पहले से कराता आ रहा है, लेकिन इस बार बहुत तगड़ा घुसपैठ होगा जो कि 6 ट्रेंड आतंकी के रूप में होंगे और ये 6 आतंकी बड़ी साजिश के तहत भारत में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, तभी बीएसएफ का बड़ा अधिकारी खड़ा होता है और बोलता है, सर चिंता ना करें, हम बॉर्डर पर पहरा बढ़ा देंगे, बीएसएफ का गश्त बढ़ा देंगे, कोई परिंदा भी बॉर्डर पर नहीं मार सकता। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मुस्कुराते हैं और बीएसएफ के अधिकारी को बोलते हैं, आप बैठ जाइए, सिर्फ पहरा बढ़ा देने से कुछ नहीं होता। हमारा मेन टारगेट, मेन लक्ष्य होना चाहिए इन घुसपैठियों को पकड़ना और इनके मास्टरमाइंड तक पहुंचना, इनके नेटवर्क के जड़ तक पहुंचना, ताकि इन्हें नस्तानाबूद किया जा सके। आपने पिछले कई आतंकी मारे बॉर्डर पर, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, और आते जा रहे हैं। हमें इनका पूरा नेटवर्क तबाह करना है। बीएसएफ के अधिकारी चुपचाप बैठ जाते हैं। मीटिंग जारी रहता है और प्लानिंग बनने लगती है कि कैसे इनका नेटवर्क तबाह किया जाए,
कैसे इन 6 दरिंदों को अपने जाल में फंसाया जाए। और दोस्तों, एक ऑपरेशन का जन्म होता है, उसका नाम होता है ऑपरेशन चक्रव्यूह। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बोलते हैं बीएसएफ के अधिकारी से कि अपने जवान को हर उन जगह तैनात करो जहां दुर्गम पहाड़ी, खतरनाक रास्ते, दलदलीय क्षेत्र है, लेकिन ऐसा रास्ता जो कि बिल्कुल आसान हो उन्हें छोड़ देना है, ताकि इन घुसपैठियों को, इन आतंकियों को लगे कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हम जो दिखलाना चाहें ये आतंकी वही देखें, हम इनको जिधर ले जाना चाहें ये आतंकी उधर ही जाएं। दोस्तों, रणनीति बनकर तैयार हो जाती है और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस को वहाँ के लोकल आदमी के भेष में, जो कि बिल्कुल गरीब लोग का भेष में, उस जंगल में छोड़ दिया जाता है जिधर से आतंकी आने की संभावना थी। और दोस्तों, इधर 6 के 6 आतंकी रात के अंधेरे में भारतीय सीमा की तरफ बढ़ जाते हैं। मुख्य रास्ता को छोड़कर बीएसएफ हर जगह तैनात थी, चाहे वो पेड़ के ऊपर हो, चाहे वो दलदल के किनारे हो या जंगल हो, हर जगह बीएसएफ तैनात थी। उनकी बाज वाली निगाहें उन आतंकी को ही देख रही थी। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक खतरनाक जासूस वहाँ का लोकल आदमी के भेष में लुंगी गंजी पहने उधर ही मिलता है, जो कि एक बड़ा सा पेड़ काटने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दोस्तों, आतंकी अपने रास्ते बढ़ते जा रहे थे, आपस में बातें करते जा रहे थे कि इस बार हम लोगों ने बीएसएफ को चकमा दे दिया है। तभी दूसरा आतंकी बोलता है कि हम लोग खामखा डर रहे थे, भारत में घुसना कितना आसान है। तभी तीसरा आतंकी भी हंसते हुए बोलता है कि मोहम्मद हाफिज ने तो हमें डरा ही दिया था। तभी एक आतंकी और बोलता है, अरे हमारे पूर्वज ने तो पहले से ही भारत में कई बार प्रवेश कर चुके हैं और कई बार भारत को दहलाकर वापस सुरक्षित आ गए हैं। हम लोग खामखा डर रहे थे, भारत में घुसना बिल्कुल आसान है। तभी दोस्तों, रात के सन्नाटा में खट खट की आवाज़ आती है। 6 के 6 आतंकी चौकन्ने हो जाते हैं और एक बड़ा सा पेड़ के पीछे अपना पोजीशन ले लेते हैं और ध्यान से उस आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। तभी उन्हें नज़र आता है कि एक गरीब सा व्यक्ति कोई पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे आतंकी उसके पास जाते हैं और वो आदमी आतंकियों को देखकर काफ़ी भयभीत होने का ड्रामा करता है। उसके हाथ से पेड़ काटने वाला कटार गिर चुका था, अब वो थर थर काँप रहा था। आतंकी उसके सीने में गन रखकर बोलते हैं, तुम रात को यहाँ क्या कर रहे थे? वो आदमी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जासूस था, डरते हुए बोलता है कि साहब, गोली मत मारना, हम गरीब आदमी हैं और रात के अंधेरे में हम पेड़ काटने आए हैं ताकि दिन में इसे हम बेच सके। तभी एक आतंकी शक भरी निगाह से उसे देखता है, अब बोलता है, तुम दिन में पेड़ क्यों नहीं काटते? वो आदमी घबराता हुआ बोलता है कि साहब, दिन में यहाँ बीएसएफ वाले पहरा देते हैं, कई बार गश्त करने आते हैं, अगर उनके हत्थे चढ़ जाऊँगा तो हमें जेल में डाल देंगे, इसलिए रात के अंधेरे में हमें ये काम करना पड़ता है। जब मुझे पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, और डरते डरते बताता है कि हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। दोस्तों, आतंकी एक दूसरे को देखते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और भारत में घुसने का उन्हें रास्ता मिल जाता है। आतंकी का सरगना उससे पूछता है कि इस पेड़ का तुम्हें कितना मिलेगा? वो गरीब आदमी बोलता है, इसका पटरी बनाने के बाद हमें 2-3 हज़ार रुपये मिल जाएगा। आतंकी अपने पैकेट में हाथ डालता है और 2,000 रुपये निकालता है और उसको बोलता है, ये रखो, बस हमें भारत में घुसने का रास्ता बताओ, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि तुम यहाँ के पुराने खिलाड़ी हो और तुम यहाँ चोरी करने के लिए पेड़ हमेशा आते हो, तुम्हें गुप्त रास्ता जरूर पता होगा। दोस्तों, गरीब आदमी काफ़ी खुश हो जाता है और डरते हुए बोलता है कि साहब, 2,000 तो बहुत कम है, कम से कम हमें 5,000 रुपये दो। दोस्तों, वो आतंकी उसे 5,000 रुपये देते हैं और वो गरीब आदमी 5,000 रुपये लेकर ये 6 आतंकियों को लेकर भारत की ओर बढ़ जाता है। दोस्तों, दूरबीन से इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी और बीएसएफ के अधिकारी ये सब नज़ारा देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी एक हंसी आ जाती है, क्योंकि उनका प्लानिंग सक्सेस हो गया था, उनका चक्रव्यूह सफल हो चुका था। अब आतंकी उनके जाल में फंसने जा रहे थे। अब वो गरीब आदमी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक जासूस था, उन्हें लेकर उसी दिशा में बढ़ता है जहाँ की जाल बिछाया गया था। आतंकी चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन्हें रास्ता बेहद आसान दिख रहा था। तभी एक आतंकी पीछे से बोलता है कि उस्ताद, आपने 5,000 रुपये फालतू में खर्च कर दिए, हम तो यूं ही भारत का बॉर्डर क्रॉस कर जाते। तभी लाउड स्पीकर का कड़कता हुआ आवाज़ सुनाई पड़ता है कि तुम सब चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। दोस्तों, ये सुनते ही उन आतंकियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। 6 के 6 लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और तुरंत पोजीशन ले लेते हैं। आतंकी का सरगना चिल्ला के बोलता है, हम यहाँ आत्मसमर्पण करने नहीं, बल्कि भारत को दहलाने आए हैं। तभी लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है कि तुम्हारा आखिरी मौका है, आत्मसमर्पण करते हो या मारे जाओगे। हमारी बंदूक की गन
की पहुंच तुम्हारे खोपड़ी तक है, तभी दोस्तों वो 6 आतंकी अंधाधुंध गोलियां फायर करना शुरू कर देते हैं। तभी वातावरण में माइक से दोबारा आवाज़ गूंजती है कि तुम्हारी एक कोशिश बेकार जाएगी, तुम्हारी गोली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हमारा एक गोली तुम्हें मौत तक पहुंचा सकता है। आतंकी का सरगना चिल्ला कर बोलता है कि तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हारी पहुंच से दूर हैं। तभी माइक से आवाज़ गूंजती है कि देखो नज़ारा, और दोस्तों ये कहते ही धाई की आवाज़ गूंजती है और एक आतंकी के सिर में गोली लगती है। वो भरभरा के वहीं गिर जाता है। अब बचे 5 आतंकी काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, माइक की दिशा की तरफ गोलियां चलाना शुरू करते हैं। दोस्तों तभी एक गोलियों की बाढ़ से आती है, पूरा सुंदरबन का इलाका गोलियों की तरतड़ाहट से गूंज जाती है और उसमें से 3 आतंकी वहीं ढेर हो जाते हैं। अब 2 आतंकी बच गए थे। तभी माइक से आवाज़ गूंजती है कि तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अब 6 में से तुम 2 बचे हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। दोस्तों तभी वो गरीब आदमी फुर्ती से खड़ा होता है। दोस्तों दूसरा आतंकी खौफ में आकर उस आदमी को देखने लगता है और धीरे से बोलता है तूने इसे क्यों मारा। तभी दोस्तों वो आदमी दोबारा गोली चलाता है और आतंकी के हाथ में लगता है। गन उसके हाथ से छूट के गिर जाता है और पिस्टल को फूंक मारते हुए बोलता है हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी हैं, भारतीय जासूस हैं और तुम्हारा खेल खत्म। अब बोलो तुम्हें मरना है या आत्मसमर्पण करना है। दोस्तों वो आतंकी रोते हुए बोलता है कि हमें गोली मत मारना, हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। दोस्तों वो गरीब सा दिखने वाला आदमी जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जासूस था, उस आतंकी का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए उसे कैंप की तरफ लाता है। तब तक बीएसएफ के सारे जवान जो कि इधर उधर मोर्चा ले रखे थे सब जमा हो जाते हैं। उसी रात उस आतंकी से पूछताछ शुरू हो जाती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बोलते हैं कि हमें इनपुट मिला है तुम्हारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बॉर्डर के आसपास ही है कहीं जो आतंकियों को भारत के अंदर भेज रहा है। अगर तुम सही एक ही बार में सब कुछ बता देते हो तो ठीक, नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा, बाकी आतंकियों से हम बाद में निपट लेंगे। दोस्तों अपने 5 साथी को मौत देख चुका था और डर से थर थर कांपने लगता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि हमारा आका मोहम्मद हाफिज है और यही बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर जहाँ घने जंगल का इलाका है और एक 3 पेड़ वाला जगह है, वहाँ से अंदर घुसने का जगह है और ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा बंकर बना हुआ है और वहीं मोहम्मद हाफिज कई आतंकियों के साथ रहता है और मीटिंग लेता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के और बीएसएफ के अधिकारी उससे पूछते हैं कि हमें किस दिशा में जाना होगा। वो आतंकी सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि ज़मीन के अंदर जो बंकर है वो 2 जगह से खुलता है। एक तो 3 पेड़ वाला जहाँ शुरू होता है वहाँ एक जगह है, एक दूसरे तरफ जहाँ बड़ा सा एक बिजली का खंभा गड़ा हुआ है। दोस्तों सारा कुछ पता चलने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बोलते हैं कि हमें रात को ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये आतंकी सतर्क हो जाएंगे, भाग जाएंगे। और दोस्तों उसी वक्त रात को 1 बजे ही बीएसएफ के जवान और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह को अंजाम देने। दोस्तों बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर बीएसएफ के जवानों के लिए ज़्यादा दूरी नहीं था और लगभग 2 घंटे में ये दूरी तय कर ली जाती है। सुबह के 3 बज चुके थे। उधर आतंकी हाफिज और उसके चमचे बेलचे जो भी बचे हुए थे मीठे मीठे नींद में सोए हुए थे और उसका ऑपरेटर इन 6 से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी कोशिश नाकाम जाती है। इधर बीएसएफ के जवान उस 3 पेड़ वाले जगह पर पहुंच चुके थे जहां से बंकर खुलने का जगह था और आधा जवान जो कि कई टोलियों में बटे थे दूसरे तरफ मोर्चा जमा लिए थे जहां एक बिजली का पोल गड़ा हुआ था। अब आतंकियों का निकलने का यही 2 रास्ता था। उधर जब हाफिज का ऑपरेटर इन 6 आतंकी से संपर्क नहीं कर पाता है तब जाके बोलता हाफिज साहब हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, हमारी प्लानिंग लीक हो गई है, 6 में से किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोस्तों मोहम्मद हाफिज कुछ कहता उससे पहले ही एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और ये विस्फोट था अंदर जाने का रास्ता को बम से तोड़ा गया था। तभी एक आतंकी घायला अवस्था में दौड़ के आता है, उसे गोली लग चुकी थी और चिल्लाते हुए बोलता है हाफिज साहब भारतीय बीएसएफ ने हमला कर दिया है। तभी हाफिज चिल्लाते हुए बोलता है कोई हथियार नहीं डालेगा, मुकाबला करो। और दोस्तों दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है, लेकिन बीएसएफ के जवान फालतू गोलियां चलाने की मूड में नहीं थे। उस बंकर के मुंह में कई ग्रेनेड डाला जाता है और अंदर इतना जोर का धमाका हो दोस्तों, उस धमाके में सभी आतंकी के चित्रे उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ भी बंकर का मुंह को तोड़ा जाता है, उधर से भी कई ग्रेनेड डाले जाते हैं। अंदर बंकर नष्ट नाबूद हो चुका था क्योंकि बाहर जब अंदर बम फटता तो बाहर धरती हिलने का महसूस होता। अंदर पूरा बंकर तबाह हो गया था। बीएसएफ के जवान
जब तसल्ली कर लेते हैं कि बंकर कहीं से भी कोई साबुत नहीं बचा है, बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन चुका है, तो रातों रात वहाँ से वापस आ जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बैठे और ढाका में बैठे जब आतंकी के सरगना को ये मालूम होता है, वो भी अपना सिर पीट लेते हैं। इधर बेशक वो जवान हंसते हुए बोलते हैं कि चलो कुछ दिन के लिए घुसपैठ अब बंद हो जाएगी, और एक जोरदार हंसी वहाँ गूंजती है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी पर और अपने भारतीय बहादुर जवान पर? एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।